साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर गुलाब शर्मा। आज हम जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में केवीएस, डीएसएसबी, यूपीएससी प्रिंसिपल एग्जाम, एनवीएस, रीट, सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, जितने भी एजुकेशन से रिगार्डिंग एग्जाम होते हैं, टीचर्स के एग्जाम होते हैं या प्री टीचर जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में कुछ ना कुछ 100% पूछा जाता है। तो आज जो हमने ये वीडियो तैयार किया है, उसमें हमने पिछले कई सालों के जो क्वेश्चन हैं जीन पियाजे के बारे में जो पूछे जाते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर बनाया है। और उम्मीद है कि शायद इस वीडियो के बाद में जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपका अनकवर्ड नहीं होगा। आप 100% जीन पियाजे की थ्योरी को समझ जाएंगे और हर क्वेश्चन का आप इजीली जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था डीएसएसबी के एग्जाम में कि जीन पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। और इनके सिद्धांत का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान जो आपकी बुद्धि, आपके तर्क, आपकी सोच, आपके ज्ञान से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। इसको हम डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कह सकते हैं। ये तो अक्सर पूछा जाता है कि पियाजे के जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। जीन पियाजे ने छोटे बच्चों के लिए कहा है कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, कि छोटे बच्चे वैज्ञानिक होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, ये किसने कहा। जीन पियाजे कहते हैं कि चिल्ड्रन कैन थिंक एज एल्डर्स थिंक, कि बच्चे भी वैसा ही सोचते हैं जैसा बड़े सोचते हैं। बच्चों की सोच और बड़ों की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उनका मानना था कि बचपन की जो भूमिका होती है, रोल ऑफ चाइल्डहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी बच्चे का भविष्य उसके बचपन पर बहुत निर्भर करता है। बचपन में जो उसने लर्निंग की है वो उसके आने वाले फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसका एक मेन कारण ये भी है कि जो हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसमें जो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो जनरली 14 से 15 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इस उम्र के बाद में आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो आपका लर्निंग स्ट्रक्चर है, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो इंक्रीज नहीं होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। जो लर्निंग, जो थॉट्स आपने 14-15 साल की उम्र तक अडेप्ट कर ली है वो आपकी परमानेंट रहती है। उम्र के साथ साथ आपका जो आपकी जो मेमोरी होती है, आपकी याददाश्त होती है, वो कम होती है। कभी भी उम्र के साथ में याददाश्त बढ़ती नहीं है। सबसे जो अच्छी याददाश्त की जो स्टेज है, सबसे अच्छा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो एक बहुत अच्छी एज होती है, वो 14 से 15 वर्ष की होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव के कारक। एक बच्चा जो होता है उस पर जो तर्क शक्ति है उसकी, या जो उसकी सोच है, जो जैसा वो विचार करता है, जैसा वो सीखता है, जैसी उसकी लर्निंग है, उन पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी का। हेरिडिटी का प्रभाव यह पड़ता है कि अगर उसके माँ बाप के जो गुण होते हैं वो बच्चे में जरूर ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100% होता है कि अगर किसी के माँ बाप कमज़ोर हों, दिमाग से कमज़ोर हों, तो बच्चा भी दिमाग से कमज़ोर होगा। या किसी के माँ बाप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। ये प्रभाव हो सकता है या जनरली होता है, लेकिन 100% ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि 100% ऐसा होगा ही। क्योंकि जो हेरिडेटरी जो इफेक्ट होते हैं वो दो जेनेटिक होते हैं और एक सोमेटिक होते हैं। एक तो आप सोमेटिक जो होते हैं जो आफ्टर बर्थ आप में रिफ्लेक्ट होते हैं, जेनेटिक वो होते हैं जो आपके प्री बर्थ, जो आप में जो जो करेक्टरिस्टिक्स जो आएंगी उसको जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और सोमेटिक वो होती हैं जो जो जन्म के बाद आती हैं।
जन्म से बच्चा बिल्कुल सही पैदा हुआ, उसके बाद उसकी आंख फूट गई, तो ये एक सोमेटिक उसके अंदर अपीरियंस आया। उसकी आंखों का कलर अपनी माँ की कलर या पिताजी के कलर से मैच करता है, तो ये एक जेनेटिक अपीरियंस हो गया, उसमें जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हो गई उसके अंदर। दूसरा, और एक मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उम्र के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाएगा उसमें मैच्योरेशन बढ़ता चला जाएगा। जो अर्ली स्टेज होती है उसमें हम सीखते हैं, हम उसमें रोट लर्निंग करते हैं, हम किसी चीज़ को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके बाद हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रीड नहीं करते हैं। दूसरा, जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का सीधा सा मायना यह है कि एक व्यक्ति पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते अगर 1 साल 2 साल हुआ है और यदि वो उसको पढ़ाते हुए 20 साल हो गए हैं, तो अगर वो खुद अपने आप को चेक करता है कि जब मैं 2 साल की मेरी नौकरी हुई थी तब मैं कैसा पढ़ाता था, तो उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है किसी फील्ड में, तो आप में ऑटोमेटिक ही मैच्योरिटी आ जाती है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक संपर्क का है, सोशल इंटरेक्शन। जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका पीयर ग्रुप्स है, जो आपके नेबरहुड है, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, इन चीज़ों का, जो आपकी सोसाइटी है, इन सब चीज़ों का आपके डेवलपमेंट पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बड़ा असर पड़ेगा। जैसा हम देखते हैं, जैसा सीखते हैं, वो ही आपके जहन में रह जाता है। तो सोसाइटी, अगर कोई ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ क्राइम होता है या जहाँ पर वायलेंस होता है, तो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। और वो ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ टोटली पीस है, जहाँ कोलेब्रेशन है, जहाँ कोऑपरेशन का फीलिंग होता है, तो जैसा वो देखेगा वैसा वह फील करेगा। अगर किसी बच्चे ने जन्म के समय देखा कि माँ बाप कबूतरों को दाने डाल रहे हैं या किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, तो बच्चा वैसा ही करेगा। या आपके घर में कोई बड़ा आया है और आपके बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको ग्रीट कर रहे हैं, उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो बच्चा भी वैसा ही सीखता है और वो बड़ा होकर के वो भी महसूस करेगा कि जो भी मेरे से एल्डर्स आ रहे हैं मुझे भी उनके चरण स्पर्श करने चाहिए या उनको ग्रीट करना चाहिए। तो ये जो गुण होते हैं, वो जो सामाजिक संपर्क होता है उससे बच्चा सीखता है। अगला जो प्रभाव पड़ता है वो है इक्विलिब्रेशन, जिसको हम संतुलन भी कह सकते हैं, सामीकरण कह सकते हैं, अडप्टेशन। जैसा जैसा आप देखेंगे तो इसमें नॉलेज थ्रू एसिमिलेशन, इसमें जो आप एसिमिलेट करते हैं, जो आपका पूर्व ज्ञान के साथ आप नए ज्ञान को जोड़ते हैं, वो आपका इक्विलिब्रेशन होता है। कि जैसा आपका सोसाइटी है, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेना। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पड़ता है। जीन पियाजे ने 3 प्रिंसिपल दिए हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में जनरली बोलते हैं आत्मसात करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। और आत्मसात हम जब करते हैं किसी चीज़ को, जब हमारे स्कीमा में फिट होने के लिए नई जानकारी को हम एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे स्कीमा का मतलब होता है वह मेंटल कंडीशन या वह मेंटल एबिलिटी, जो चीज़ हमारे दिमाग में पहले से ही है, और अगर कोई न्यू नॉलेज आपके प्रायर नॉलेज के साथ एडजस्ट होता है तो उसको आप स्कीमा कहेंगे। एक छोटा बच्चा दूध पीता है बोतल से, तो बोतल का उसके दिमाग में स्कीमा हो जाएगा। स्कीमा उसके दिमाग में, ब्रेन में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ हर चीज़ें अलग अलग लेवल पे स्टोर होती हैं, तो वो एक स्कीमा होगा। तो उसके अंदर अब आपने जो पहले सीख रखा है वो सही है या गलत है, लेकिन आप आने वाले समय में अगर उसी चीज़ को एक नए सिरे से, नए तरीके से देखते हैं, तो अपने प्रायर नॉलेज को आप अगर नए नॉलेज के साथ एडजस्ट कर देते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो चीज़, जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में पहले से सेट है। अब एक बच्चे को
पहले से सेट है कि ये दूध जो पिया जाता है वो बोतल से ही पिया जाता है। लेकिन अगर उसने थोड़ा बड़ा होने के बाद देखा कि नहीं, कटोरी से भी दूध पिया जा सकता है, स्पून से भी दूध पिया जा सकता है, तो जो आप उसका जो वो प्रायर नॉलेज है, प्रायर जो इंफॉर्मेशन उसने स्टोर किए हैं, उनके साथ वह न्यू इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर लेगा। इसको कहा जाता है स्कीमा। इससे अगला होता है अकमेंडेशन। अकमेंडेशन वह नॉलेज है जब मौजूदा स्कीमा काम नहीं करता है और किसी नई वस्तु या स्थिति से निपटने के लिए इसे बदलने की आवश्यकता होती है। जब मौजूदा नॉलेज काम नहीं करता है, दिस हैपेंस व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क और नीड्स टू बी चेंज टू डील विद ए न्यू ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। जो आपने पहले सीखा है, जो आपने पहले देखा है, वो काम नहीं करता है, वो ठीक नहीं था या वो सफिशिएंट नहीं था, और आपके सामने कोई नया चैलेंज आ गया है, तो किसी या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, उसको आपको डील करना है। लेकिन पुराना जो आपको प्रायर नॉलेज है, उस चीज से आप उसको डील नहीं कर सकते, तो नया नॉलेज जो उस चीज को डील करने के लिए आप एक्सेप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, उसको कहा जाता है अकमेंडेट करना। अर्थात अगर पुराना नॉलेज, पुराना स्कीमा, जो पहले नॉलेज आपने दिमाग में रखा था, वो आपका काम नहीं करता है और आप किसी सिचुएशन को डील करने के लिए नया नॉलेज लेते हैं, या कोई ऐसी चीज जो आपके पास पहले से है लेकिन वो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है और किसी नए ऑब्जेक्ट को आप ले लेते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लास है, तो किसी ने नहीं देखा था कि ऐसा ऑनलाइन का सिस्टम चलेगा, तो पहले हम ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड को यूज करते थे, वो हमारे दिमाग में स्कीमा था। लेकिन आज अगर हम ई लर्निंग के थ्रू देखते हैं, वीडियोज के थ्रू देखते हैं, या बहुत सारे एप्स हैं, जूम के थ्रू अगर आप बात करते हैं, तो वो क्योंकि नई सिचुएशन है और नए तरीके से हैंडल करना है, तो ये चीज अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको कहा जाता है अकमेंडेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कि नॉलेज थ्रू एसिमिलेशन। जिस चीज को आपने आत्मसात किया, जिस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जो प्रायर नॉलेज को आपने नए नॉलेज के साथ चेंज कर लिया है, उसके साथ अगर आप कोई बैलेंस बनाते हैं, उसको कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। ये एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन का एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, और दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिफाइंस ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर। और ये ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि जो आज हमने सीखा वो परमानेंट है या वो सफिशिएंट है या उसमें किसी प्रकार के अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे आप आगे लर्निंग करते जाएंगे, आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो रिफाइन होती चली जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, नया नॉलेज आपको मिलता जाएगा। तो इसको कहा जाता है इक्विलिब्रेशन, क्योंकि एसिमिलेशन में आप प्रायर नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज को एक्सेप्ट करते जाते हैं, अडेप्ट करते चले जाते हैं, और जो आपने नया नॉलेज लिया है उसके साथ सिचुएशन को हैंडल करना, दिमाग की कंडीशन को एडजस्ट करना, वो इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्रोसेस कभी रुकती नहीं है। आपको आपके दिमाग में नए नए थॉट्स आएंगे, नए आप में इंटेलेक्चुअलिटी आएगी, आप में रीजनिंग पावर नया नया आएगा, और आप अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव जो थॉट्स होती है, उसको रिफाइन करते चले जाएंगे, उसको अमेंड करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई है, जिसको आप SPCF बता सकते हैं। याद करने का एक तरीका, सम पर्सन कांट फोकस, या इसको आप ऐसे भी, इसमें यह भी पूछा जाता है कि इन स्टेज के नाम क्या हैं। तो पहली स्टेज का नाम S से स्टार्ट होगा, दूसरी का P से स्टार्ट होगा, तीसरी स्टेज का नाम C से स्टार्ट होगा, चौथी का नाम F से स्टार्ट होगा। तो SPCF, सम पर्सन सम पीपल कांट फोकस। इसमें यह भी पूछा जाता है कि पहली स्टेज कब से कब तक होती है, दूसरी स्टेज। तो पहली स्टेज आपकी होगी, आपकी पहली स्टेज होती है वो 0 से 2 साल के लिए होती है, तो मैंने 2 लिखा है। दूसरी स्टेज 2 से 7 साल, तो मैंने 5 लिख दिया, इसमें 5 प्लस कर दो। तीसरी स्टेज जो होगी वो 7 से 11 होगी, तो उसमें और 4 प्लस कर दो। उसके बाद चौथी स्टेज में और 4 प्लस कर दो, तो वो हो जाएगी 11 से 15 वर्ष तक। तो इस प्रकार से आप इन चारों स्टेजों को याद कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पहली स्टेज के बारे में। पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर का ही मतलब होता है जो
जो बच्चा सेंस के माध्यम से, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है उनके माध्यम से जो बच्चा सीखता है, तो इसमें जो 0 से 2 साल की उम्र होती है उसमें बच्चा अपने सेंस के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है, सेंस के माध्यम से वो सीखेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ऑब्जेक्ट परमानेंस वो होता है जिसको आप अन्य रूप में, जिसको देखा सुना या माना नहीं जा सकता। बच्चे के जन्म से पहले भी कोई वस्तु थी, ऐसा नहीं है कि उसके जन्म के बाद ही कोई वस्तु आई है। तो वस्तु स्थायित्व वह ज्ञान है जो किसी वस्तु का अस्तित्व तब भी बना रहता है जब उसको पहले देखा या सुना या माना नहीं जा सकता था, या उसको हमने कभी देखा नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, माना नहीं, तो उस समय भी वस्तु थी। अगर आपने एक बच्चे को एक खिलौना दिया, बच्चे ने उसको गलती से हिला दिया, बजा, तो बच्चा वही सोच रखता है। उसके बाद अगर आप दूसरी बार आपने ऐसा खिलौना दिया जो बजता नहीं है, लेकिन बच्चे ने फिर भी उसको बजाने की कोशिश की, हाथ हिलाया, उसको लगता है कि ऐसा ही होता है। बच्चा किसी चीज को फील करता है, किसी को सेंस के माध्यम से करता है, किसी को टच करके देखता है, किसी को सुन करके महसूस करता है। आपने एक बच्चे को एक खिलौना दिया और उसको आपने छुपा दिया, बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, उस वस्तु के प्रति उसका लगाव, उस वस्तु के प्रति उसका स्थायित्व। लेकिन वो वस्तु उसके जन्म से पहले नहीं थी, बच्चा ये वो वस्तु उसके जन्म से पहले भी थी, लेकिन बच्चा उस वस्तु को, ऐसा नहीं है कि उस वस्तु का संबंध बच्चे की सोच या बच्चे की अवधारणा से है। बच्चा उस वस्तु के साथ संतुलन या अवधारणा कुछ नहीं रखता, या बच्चे का जो मानसिक संतुलन है या बच्चे की जो अवधारणा है, बच्चे की जो सोच है, उसका उस वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वस्तु तो उसके जन्म से पहले भी थी। बच्चा तो उसको स्पर्श करके, बोल करके, या सुन करके, या स्मेल करके, या उसको स्वाद लेकर के महसूस करता है। तो इसमें ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली जो सोच होती है वो कौन सी स्टेज में होती है सेंसरी मोटर में। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, जो एज होती है 2 से 7 वर्ष के बच्चे में होती है, और इसमें ईगो सेंट्रिज्म होता है, बच्चा अहम केंद्रवाद, बच्चे में अहम की फीलिंग्स आ जाती है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ईगो सेंट्रिज्म कौन से वर्ष तक के बच्चे में होती है, या उस स्टेज का क्या नाम है, प्री ऑपरेशनल उसको बोलते हैं। अब ईगो सेंट्रिज्म रेफर्स टू ए चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू सी ए सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। The egocentric child assume that other people see, hear, feel exactly the same as the child does. बच्चा ये महसूस करता है कि जैसा मैं देख रहा हूं, जैसा मैं महसूस करता हूं, जैसा मैं सुनता हूं, अन्य लोग भी वैसा ही सुनते हैं, वैसा ही देखते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं। बच्चे में इस प्रकार की एक फीलिंग होती है कि जो मैं सोच रहा हूं सारे लोग वही सोच रहे हैं, जो मुझे पसंद है सभी लोगों को वो पसंद है। मैं खिलौने से खेल रहा हूं तो उसको लगता है कि सारे लोग ही खिलौने से खेलते होंगे, उनको भी खिलौना खेलना पसंद है। मैं कोई वीडियो गेम देखता हूं तो सब उनको लगता है कि सारे लोगों को वीडियो गेम या कार्टून गेम जो है वो पसंद है। तो जैसा बच्चा महसूस, जो मैं खाता हूं सभी लोगों को वही चीज अच्छी लगती होगी। तो जो बच्चा देखता है, जो सुनता है या फील करता है, वो मानता है कि सभी लोग वैसा ही करते हैं। इसको ईगो सेंट्रिज्म फीलिंग कहते हैं। और इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल चाइल्ड या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है जीन पियाजे ने। अहम केंद्रवाद का तात्पर्य उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से किसी स्थिति को देखने में बच्चे की एक क्षमता को दर्शाता है। बच्चा ये कभी नहीं मानेगा कि दूसरे व्यक्ति जो वो महसूस कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति उसको दूसरे तरीके से महसूस कर रहे हैं, या जो वो खाता है दूसरे व्यक्तियों को वो चीज खाना पसंद नहीं है। बच्चा वही मानता है कि जो उसको अच्छा लगता है सभी लोगों को वही अच्छा लगता है। एक इसमें इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में एनिमिज्म की भावना आ जाती है, जिसको जीववाद कहते हैं। जीववाद का मतलब यह होता है कि बच्चा गिर गया, बच्चा रोने लग गया, और आपने उस समय देखा होगा कि उसके पेरेंट्स ने, उसकी मम्मी ने, उसके भाई ने कहा कि
देखो आपके इस फ्लोर की लगी है या इस वॉल की लगी है या इस विंडो की लगी है, तो इसको पीटते हैं और वो उसको उसको पीटते हैं, तो बच्चे को लगता है कि हाँ मेरे लगी तो हमने इसको, तो मेरे मेरे पेरेंट्स ने इसको भी वही पनिशमेंट दे दिया है, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो इसको कहते हैं किसी अमूर्त चीज के प्रति अपनी सोच को विकसित करना, अपनी किसी अमूर्त चीज को स्वीकार करना, किसी अमूर्त चीज के प्रति अपनी सोच को अडेप्ट करना। तो ये जो एनिमिज्म जो सोच होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। तीसरा, इस स्टेज में एक क्वालिटी और होती है इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनशीलता। यानी बच्चे में रिवर्सिबिलिटी होती है, वो आगे की तरफ सोचता है, पीछे की तरफ कभी नहीं सोचता। अगर बच्चे को बता दिया 2 और 2 4 होते हैं या 2 और 3 5 होते हैं और फिर बच्चे को पूछा 3 और 2 कितने होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको पता है कि 2 और 3 5 है, लेकिन वो उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा, वो इरिवर्स नहीं कर पाएगा, उसको 3 और 2 को वो कंफ्यूज कर देगा। तो या बच्चे को इस उम्र में आपने कोई चीज दी, खिलौना है, तो वो खिलौना आगे की तरफ जा रहा है, वो आगे की तरफ ही उसको वो उसकी तरफ मूव करेगा, उसमें इरिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी नहीं आती है। इसके बाद हम तीसरी स्टेज देखते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 साल तक होती है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर बच्चे में ऑपरेशनल थॉट आता है जिसको परिचालन विचार बोलते हैं। अब ऑपरेशनल थॉट, परिचालन विचार क्या होती है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, थिंकिंग इन दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द लॉजिकल ऑपरेशन। बच्चा उस समय तर्क करने लग जाता है, इस उम्र में तर्क शक्ति उसकी विकसित हो जाती है। ऐसा नहीं कि जो चीज उसने पहले देखी वो वैसा ही मानेगा, अब वो सोचने लग जाएगा, उसके बारे में तर्क वितर्क करेगा कि ये गलत है या सही है। कंजर्वेशन, किसी चीज को वो कंजर्व करने लग जाएगा, ग्रहण करने लग जाएगा, इकट्ठा करने लग जाएगा। रिवर्सिबिलिटी, इससे पहले वाली स्टेज में रिवर्सिबिलिटी का क्वालिटी नहीं थी, लेकिन इस स्टेज में उसमें रिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी आ जाती है। अगर आप 2 और 3 पूछेंगे 5 और 3 और 2 पूछेंगे तो भी वो 5 बता देगा। वो हर चीजों में क्लासिफिकेशन करने लग जाएगा, सभी चीजों में अंतर करने लग जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग उसमें आ जाएगी, तर्क करने लग जाएगा कि ये चीज सही या गलत क्यों है। तो दिस मेंटल एक्ट्स कैन नॉट बी अप्लाइड इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन आर स्टिल लिमिटेड टू कॉन्क्रीट सिचुएशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन मानसिक कृत्यों को काल्पनिक स्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि बच्चा हाइपोथेटिकल सिचुएशन को भी इस उम्र के अंदर एडजस्ट कर लेगा या लर्न कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। जो कॉन्क्रीट सिचुएशन है, जो 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 स्थितियां उसके सामने आती हैं, जो ठोस स्थिति जो उसने देखा है, उन्हीं स्थितियों के बारे में वो लॉजिकल रीजनिंग करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा, या रिवर्सिबिलिटी रखेगा या कंजर्वेशन रखेगा। हाइपोथेटिकल जो सोच होती है, काल्पनिक जो चीजें होती हैं, उनके बारे में अभी वो उसका जो ब्रेन है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है। साथ ही इस स्टेज के अंदर बच्चा अपने पीयर ग्रुप में रहना पसंद करता है, वो एक ग्रुप बना लेता है, उसके साथ दोस्त होते हैं, वो अपने दोस्तों में खेलना पसंद करता है। तो ये कॉन्क्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज है, ये उसकी क्वालिटीज हैं। इसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी कह सकते हैं, अमूर्त अवधारणाएं, यानी वो चीजें जो मूर्त नहीं है, जो सजीव नहीं है, जिन चीजों को हम जिनको फील कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम सेंस कर सकते हैं, उन चीजों के प्रति भी वो अपनी थॉट्स को एडजस्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट दैट आर रियल। जो चीजें जो कंसेप्ट रियल हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी इस एज में आ जाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में आ जाती है 11 से 15 वर्ष की उम्र में। एज ए फ्रीडम, जैसे कि बच्चे की स्वतंत्रता क्या होती है, आत्मसम्मान क्या होता है, विच आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू कॉन्क्रीट फिजिकल ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस, जो किसी हमारे शरीर के साथ या हमारे अनुभवों के साथ जुड़ी हुई नहीं है, उसके इतर भी, उसके परे भी बच्चा बहुत ज्यादा सोच सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंसेज एंड मेक कनेक्शन टू द वाइडर वर्ल्ड। जो बच्चा अपने सेंस के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उन जो अब्सॉर्ब इंफॉर्मेशन है, उनको वह जो आउटर वर्ल्ड है, वाइडर वर्ल्ड है, उनके साथ वो उनका कनेक्शन बनाता है। तो
ये इसको कहा जाएगा अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, अमूर्त चीजों के प्रति अपनी अवधारणाएं, जो चीजें महसूस की हैं उनको अन्य चीजों के साथ जोड़ना। अब इसके पहले हमने देखा था कि एसिमिलेशन जो था, एसिमिलेशन, उस एसिमिलेशन में एक बच्चे को हमने एक काली बिल्ली दिखाई, और काली बिल्ली देखने के बाद बच्चे ने देखा कि इसके बाल हैं, उसके 4 पैर हैं, पूंछ है, और उसके बाद उसको हमने दूसरी एक वाइट बिल्ली दिखाई। तो बच्चे ने उन दोनों के बीच में एसिमिलेट कर लिया कि इसके भी 4 पैर हैं, इसके पूंछ है, इसके भी बाल हैं, तो ये बिल्ली ही है। लेकिन उसके बाद जो कभी उसको एक कुत्ता दिखाया गया, पपी दिखाया गया, उसके भी 4 पैर हैं, उसके बाल हैं और उसके भी पूंछ है, तो अब बच्चे ने जो कमेंडेशन होता है, समायोजन होता है, उस चीज में बच्चा ये महसूस करने लग जाता है कि नहीं, ये उसने जो बड़ा प्रायर नॉलेज जो बिल्ली के बारे में सीखा था, उसके इतर भी वो नए नॉलेज को ग्रहण करता है, उसमें परिवर्तन करके सोचता है कि नहीं, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये बिल्ली है और ये कुत्ता है। तो ये जो सोच होती है, इक्विलिब्रेशन, यानी इसमें संतुलित, जो एसिमिलेशन और जो अकोमोडेशन का जो कॉम्बिनेशन है उसको इक्विलिब्रेशन कहेंगे। लेकिन यहां पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है अपनी सेंसेस के माध्यम से, वो उन इंफॉर्मेशन को अन्य चीजों के साथ भी कनेक्ट करके देखता है। साथ में इस स्टेज के अंदर बच्चे में शर्म बहुत होती है। अगर आपने उसको डांट दिया, पनिशमेंट दे दिया, किसी के सामने उसको स्कोल्ड कर दिया, अगर उसकी इंसल्ट कर दी, तो उस चीज को वो फील करता है। साथ में इस स्टेज में, यानी 11 से 15 साल की उम्र में, बच्चे में इमेज बिल्डिंग की एक फीलिंग्स आने लग जाती है। बच्चा समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, और उसमें इमेज बिल्डिंग की एक फीलिंग्स आने लग जाती हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि साइनेस या इमेज बिल्डिंग या अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ये कौन से स्टेज में आती हैं। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11 से 15 साल की उम्र में होती है। थैंक यू।